न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रॉ मटेरियल जाता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने लिए फ्यूल भी बना देता है, जिसको यूज करके नेक्स्ट स्टेज में वापस से एनर्जी बनाया जा सकता है। इस तरह के फास्ट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करके इंडिया आने वाले कई 100 सालों तक अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी जनरेट करने की प्लानिंग कर रहा है और रिसेंटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज को भी हासिल कर चुका है। दुनिया में जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेज है उसी के पास असली ताकत है। अरेबियन देशों में ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो उनके इकोनॉमी को चलाती है और उनको ताकतवर बनाती है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज के दौर में पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस है। रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को सिखा दिया कि अगर आप एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हो तो आपकी इकोनॉमी कभी भी क्रैश हो सकती है। भारत, जो दुनिया की 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हर साल अपने कच्चे तेल के बिल्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। लेकिन अब एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रही है। भारत ने $100 बिलियन का एक मासिव एनर्जी रोड मैप तैयार किया है। यह सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने के बारे में नहीं है, यह भारत की किस्मत बदलने वाला एनर्जी मैप है। इस मैप में तेल, गैस, ग्रीन हाइड्रोजन और हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। चलिए आज इंडिया के एनर्जी मैप के हर पहलू को अच्छे से विस्तार से जानते हैं। आज का वीडियो काफी मजेदार होगा, तो आपसे आग्रह है कि इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें और ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इंडिया भले ही 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, पर इंडिया एक बहुत बड़ा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल को बाहर के देश जैसे यूरोप और हमारे पड़ोसी देशों को भेजा जाता है। भारत अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहां चला जाता है। लेकिन 2024 से 2026 के बीच एक बड़ा शिफ्ट आया है। गवर्नमेंट ने ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP को एग्रेसिव बनाया है। पहले कंपनियों को गवर्नमेंट के पीछे भागना पड़ता था, अब गवर्नमेंट ने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नो गो जोन्स से हटाकर एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया है। भारत के कोने कोने में बड़े बड़े तेल के रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनको टैप करना अभी बाकी है। राजस्थान के रेगिस्तान में बाड़मेर बेसिन से आज भारत का 25% तेल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। ऑफशोर बेसिन्स जैसे KG बेसिन आज के वक्त हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इससे हमारे देश की गैस की खपत को पूरा किया जा रहा है। यहाँ के डीप ब्लॉक्स से रिलायंस गैस निकालकर भारत की डोमेस्टिक नीड को पूरा कर रहा है। केरल ऑफशोर रीजन आज भी एक अनटैप्ड रीजन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के पोटेंशियल हाई है और इस साल के अंत तक यहाँ कुछ न कुछ रिजल्ट मिलने की संभावनाएं भी है। बे ऑफ बंगाल में स्थित अंडमान और निकोबार तो सुपर हीरो है ही। यहाँ पर गैस रिजर्व्स तो मिल चुके हैं और तेल के खजाने को खोजने के लिए डीप और अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशंस लगातार किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ ऑनशोर ऑयल फील्ड्स भी है जो काफी प्रॉमिसिंग है। इनके बारे में आगे अच्छे से समझते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जमीन के नीचे तेल की बड़ी बड़ी नदियां या अंडरग्राउंड झीलें होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में क्रूड ऑयल जमीन के नीचे पत्थरों के छोटे छोटे पोर्स में किसी स्पंज की तरह दबा होता है। इसे निकालने के लिए हाई प्रेशर से पानी या गैस अंदर डालना पड़ता है, तब जाकर ये तेल बाहर आती है। ऑफशोर बेसिन वो बेसिन होते हैं जो समुद्र में स्थित होते हैं। इनमें तेल मिलने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि समुद्र काफी विशाल जगह है। वहीं पर ऑनशोर बेसिन्स वो बेसिन्स होते हैं जो जमीन पर या सीमाउथ पर स्थित होते हैं। इन्हें खोजना काफी मुश्किल होता है और पोटेंशियल जगहों पर काफी हाईटेक सीस्मिक टेक्नोलॉजी से ही इन्हें खोजना मुमकिन है। रिसेंटली भारत के कई जगहों पर तेल के भंडार खोजे गए हैं। वेस्ट बंगाल का अशोकनगर इनमें सबसे बड़ा है, जिसे खोजा तो कई साल पहले गया था, लेकिन डीले की वजह से वहां प्रोडक्शन में कई सालों का वक्त लगा। पर अधिकारियों के मुताबिक यहां की प्रोडक्शन अब कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। इसके साथ ही यहां से सटे बड़ुईपुर में भी तेल एक्सप्लोरेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में तेल मिलने की खबर पिछले साल पूरे देश भर में फैल रही थी, पर आज के वक्त उस जगह की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पर इसके पीछे एक और बड़ी वजह है।
दरअसल बलिया और प्रयागराज के बीच एक 300 किलोमीटर ऑयल बेल्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिसेंटली प्रयागराज के हांडला और फाफामाऊ एरिया में भी तेल होने के सबूत मिले हैं। इसलिए अब इस बात की पुष्टि होनी है कि ये क्रूड ऑयल क्लस्टर्स अलग अलग है या सेम 300 किलोमीटर बेल्ट का हिस्सा है, और जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आएगा। उत्तर पूर्व में नागालैंड के जिन फील्ड्स को कुछ साल पहले छोड़ दिया गया था, उन्हें फिर से सक्रिय करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा थार डेजर्ट और गुजरात में भी कई नए तेल के प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आगे के वीडियो में बात करूंगा। अभी का फोकस इंडिया के एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रखते हैं और देखते हैं उस एनर्जी को जिसके रिसोर्सेज हमारे देश में भर भर के मौजूद है, और इससे क्लीन लाइफ टाइम एनर्जी हमें मिल सकेगी। थोरियम का नाम मार्वल वाले थॉर नहीं बल्कि रियल नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड थॉर के नाम पर रखा गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यूरेनियम के मुकाबले थोरियम इतना सेफ होता है कि आप इसे अपने नंगे हाथों से भी पकड़ सकते हैं। ये अपने आप न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये दुनिया का सबसे सेफ न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है। दोस्तों, दुनिया यूरेनियम 235 के पीछे पागल है, लेकिन भारत में यूरेनियम रिजर्व्स काफी कम है। पर भारत के पास थोरियम रिजर्व्स बहुत है। लगभग दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व केरल और ओडिशा के कोस्ट में है। भारत को न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर बनाने की तैयारी 1950 के दशक में ही डॉक्टर होमी जे भाभा ने की थी। उन्हें पता था कि भारत के पास यूरेनियम की कमी है, इसलिए उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डेवलप किया था। इसमें भारत रिसेंटली दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी तीसरे स्टेज पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद 500 से 700 साल तक भारत को क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को यूज करके एनर्जी बनाई जाती है और इसे भारत बाहर से मंगवाकर अपने प्लांट्स में यूज करता है। यह है स्टेज 1। इसमें यूरेनियम को जलाकर एनर्जी बनाया जाता है और यूरेनियम एनर्जी देने के बाद प्लूटोनियम में बदल जाता है। अब इस प्लूटोनियम और यूरेनियम को मिक्स करके स्टेज 2 रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, जिनको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिक्सचर को रिएक्टर में एक थोरियम के ब्लैंकेट से कवर किया जाता है, और जब मिक्सचर से एनर्जी बनती है तो प्लूटोनियम के एटम टूटते हैं, तब तेज न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये न्यूट्रॉन्स बाहर रखे हुए थोरियम से टकराते हैं और इससे यूरेनियम 233 बनता है। और इस यूरेनियम 233 को स्टेज 3 में यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए फ्यूल के रूप में, और ये साइकिल ऐसे ही बार बार रिपीट होते रहता है। स्टेज 2 की खास बात यह है कि जितना हमने रॉ मटेरियल लगाया उससे ज्यादा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए इनको फास्ट ब्रीडर कहा जाता है। और स्टेज 3 जब हम अचीव कर लेंगे तो यूरेनियम के लिए हमें बाहर के देशों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी और गैस एंड ऑयल के अलावा इंडिया तेजी से ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहा है। चलिए इनके कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं और इनके चैलेंजेस को भी देखते हैं। लोगों को लगता है कि जहां ज्यादा धूप की गर्मी होगी वहीं पर सोलर पैनल्स बढ़िया काम करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ज्यादा हीट के वजह से कई बार इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। ये बेस्ट काम ठंडी जगह में साफ धूप में करते हैं, इसलिए ये पहाड़ों पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ की बदलती मौसम की वजह से इनको मिलने वाली धूप में रुकावट आ सकती है। भारत अपने एक $100 बिलियन में से एक बड़ा 60% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए सारे स्टेट्स में टफ कंपटीशन चल रहा है। इन सब में गुजरात सबसे आगे है। इसने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ जमीन और कोस्ट दोनों है। यहाँ का खावड़ा हाइब्रिड पार्क दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जिसमें कच्छ के 726 वर्ग किलोमीटर एरिया में सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस लगाए जा रहे हैं, जो सिंगापुर से भी ज्यादा बड़ा एरिया है। इसमें करीब 30,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा यहाँ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ग्रीन हाइड्रोजन पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाने के लिए। दूसरे नंबर पर राजस्थान का भदला सोलर पार्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान का इरेडियंस लेवल पूरे भारत में सबसे हाई है, इसलिए ये एक परफेक्ट जगह है सोलर पैनल्स लगाने के लिए। यहाँ पर बिजली बन रही है और इसको दिल्ली मुंबई तक पहुंचाने के लिए नए ग्रिड्स भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफी आगे है।
कर्नाटक ने हाल ही में अपनी जरूरत का 80% एनर्जी रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा किया था और तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा विंड पावर हाउस है। पर रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम चाहिए, जिसके लिए हमें बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगवाना पड़ता है। ऊपर से सोलर पैनल्स में लगने वाले एलिमेंट्स भी चाइना से मंगवाए जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेज पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल सारे रॉ मटेरियल्स को डोमेस्टिकली प्रोक्योर करने की जरूरत है। तभी हम सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि इससे चलने वाली गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप अगर आप चेक करेंगे तो आपको उसमें से काला धुआं नहीं बल्कि साफ पानी निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसका आखिरी बाई प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ H2O यानी पानी होता है। आज के दौर में एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसको फ्यूचर का एनर्जी कहा जा रहा है, पर इसे स्टोर करना और एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये है ग्रीन हाइड्रोजन, और इंडिया खुद को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, और ग्रीन हाइड्रोजन वैसा हाइड्रोजन है जिसमें सोलर या विंड एनर्जी से बनी बिजली को यूज करके पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है, इसलिए इसे स्टोर करने में काफी जगह लगती है, और ये हाईली फ्लेमेबल भी होता है। इसलिए या तो इसे फ्रीज करके या हाईली कंप्रेस्ड सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका इसे अमोनिया में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि इसे आसानी से वापस हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। या एक स्पेशल लिक्विड आता है जिसको लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। ये हाइड्रोजन सोख लेते हैं और इन्हें टैंकरों में भर के भेज दिया जाता है और बाद में अनपैक कर लिया जाता है। आजादी के समय इंडिया को एक एनर्जी डेफिसिट देश माना जाता था, पर आज के वक्त इंडिया तेजी से अपने एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहा है और दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर रहा है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा किस एनर्जी सोर्सेज पर विश्वास है? क्या आपको लगता है कि तेल और गैस से ऊपर उठ के हमें दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज पर तरक्की कर पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।